ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम एनसीईआरटी का खेला कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अंदर हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो है वो सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक जो है हमने 24 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। अब ये जो है ये 25th क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 25th क्वेश्चन में क्या है कि जैसे सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल को आपको स्टीम डिस्टिलेशन से करना है। नेम द आइसोमर विच विल बी स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल, अब ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सा स्टीम वोलेटाइल होता है? तो ऑर्थो जो है वो स्टीम वोलेटाइल होता है, NO2 और ये OH। यहाँ पे भी लगा सकते हो और आप ऐसे ही बना सकते हो, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। मतलब साइक्लिक के अंदर तो क्या है, कैसा ही बना दो, कुछ कुछ रूल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये हमारा O, तो ये हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी होती है तो बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देती है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो स्टीम वोलेटाइल होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो स्टीम वोलेटाइल होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है जनरली वो स्टीम वोलेटाइल नहीं होता। हालांकि ये नेचर पे भी डिपेंड है। अब डिस्टिलेशन जो है, डिस्टिलेशन इज अ मेथड दैट इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर हैविंग डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब डिस्टिलेशन वहां लगता है जहां बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है। अब डिस्टिलेशन के भी 5-6 टाइप हैं। सिंपल डिस्टिलेशन है, अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 40-60 डिग्री का है तो वो सिंपल डिस्टिलेशन लगता है, जो कि हम अल्कोहल और वाटर को सेपरेट करने में करते हैं, तो वहाँ सिंपल डिस्टिलेशन से हो जाएगा। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत कम है, इन द विसिनिटी ऑफ 20 डिग्री या 25 डिग्री की रेंज में है, या थोड़ा सा उससे कम है, तो वो जो है वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं, जो कि क्रूड ऑयल के अंदर होता है। LPKD, LPG पहले निकल जाता है, फिर पेट्रोलियम है, फिर कैरोसिन है, फिर डीजल है, फिर मिनरल ऑयल है, फिर बाद में बचा बायोटोमिन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। फिर एक स्टीम डिस्टिलेशन होता है। स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर दो ऐसे कंपोनेंट है जिसमें एक स्टीम वोलेटाइल है और एक स्टीम वोलेटाइल नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम वो जो मिक्सचर है उसको लेते हैं, और ये जो मिक्सचर है इसको लेंगे, और इसके अंदर एक ऑर्थो और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इसको बंद कर देंगे और इसमें स्टीम डालेंगे हाई प्रेशर पे। तो स्टीम के साथ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है निकल के आ जाएगा, उसका हम कंडेंसेशन कर लेंगे, और वो वाटर इंसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो स्टीम डिस्टिलेशन से हम वो भी निकालते हैं जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जैसे लेमन ऑयल, एसेंशियल ऑयल जो हैं वो भी स्टीम डिस्टिलेशन से निकलते हैं, क्योंकि वो स्टीम वोलेटाइल होते हैं लेकिन वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो कंडेंस हो गए वो वाटर से, फिर सेपरेट हो जाते हैं। जो आपका सेपरेटिंग फनल होता है, फिर उससे हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ध्यान रहे, ऑर्थो पैरा आइसोमर के अंदर ऑर्थो जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो स्टीम वोलेटाइल होगा। पैरा जो है वो स्टीम वोलेटाइल नहीं होगा, क्योंकि पैरा के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो के अंदर है, तो इसकी वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ये स्टीम वोलेटाइल है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट जनरली कम होता है वो स्टीम वोलेटाइल होता है, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर लगभग 100-125 के आसपास ही होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो स्टीम वोलेटाइल है, फिर उसको निकाल लेंगे। सो दैट इज, तो स्टीम डिस्टिलेशन से हम निकाल लेंगे। अब जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। तो ये क्यूमीन से मैं आप हर बार बता चुका हूँ क्यूमीन कैसे करना है। तो क्यूमीन के अंदर CU नाम से ही आपको पकड़ लेना है। क्यूमीन के अंदर ये U है और पीछे C है। C का मतलब ये पूरा बंद, C का मतलब बेंजीन, और इसके ऊपर आपको U लगा देना है। U में मतलब CH3, और ये CH3, और ये फिर C बच गया और ये H बच गया, तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया। तो देखो वापस से कैसे बनाना है, C के बाद U लगा देना है। तो मैं थोड़ा सा अच्छा से बना देता हूँ। तो ये बेंजीन मतलब C, और ये U मतलब एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ, और बाकी बचा C, और ये आ गया H, ये आ गया। अब इसका जो है ऑक्सीडेशन करते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा, क्योंकि टर्शरी हाइड्रोजन आर इजीली ऑक्सीडाइज। टर्शरी कार्बन पे जो टर्शरी हाइड्रोजन है वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब उसके बीच में ऑक्सीजन जल्दी घुस जाता है। तो यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया, और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फिर हम रिएक्शन कराएंगे किससे, ये हमने कराया डाइल्यूट H2SO4 से। तो यहाँ से फिर ये जो चीज़ है डाइल्यूट H2SO4 से कराया, तो ये जो है ये इतना निकल जाएगा। तो ये हमारा CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 ये निकल गया, और OH फिर इसमें लग जाएगा, OH जो है बेंजीन पे लग गया। तो ये हमारा फिनॉल बन गया और प्रोपेनॉन बन गया, मतलब कीटोन। तो मतलब क्यूमीन से जब फिनॉल बनता है, तो क्यूमीन से जब हम फिनॉल बनाते हैं तो हमारा जो है वो कीटोन एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है, जिसका इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, जिसका इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं फिनॉल और
कीटोन वो दोनों ही हाईली यूजफुल हैं। तो दिस मेथड इज एन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल जो है हमारा क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड से बन सकता है, और क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड जो है वो हमारा बनता है क्यूमीन से, यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन से। अब जो है वो नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या है, नेक्स्ट प्रिपरेशन है राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जो है मैं बार बार बता चुका हूँ, ये सी डाउस प्रोसेस है क्लोरोबेंजीन। तो डाउस प्रोसेस को सी डाउस आपको करना है, सी डाउस, सी डाउस, सी मतलब क्लोरो और ओ मतलब फिनॉल। तो मतलब क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर दिया है। हालांकि ये कोई सिंपल रिएक्शन नहीं है। अब इसके अंदर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लिया गया है, NaOH, और जो टेम्परेचर है वो 600 केल्विन के आसपास और प्रेशर जो है वो 300 atm के आसपास लिया गया है। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ONA, और इसका जो है फिर HCl से रिएक्शन करा देते हैं, HCl से रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा फिर वो OH बन जाएगा और NaCl आपका निकल जाएगा। ये हमारा ये रिएक्शन है सी डाउस। तो डाउस ने प्रोसेस करके दिखाया। अब होता यह है कि क्लोरोबेंजीन जनरली निकलता है, क्लोरोबेंजीन जो है वो जनरली रिएक्शन देता नहीं है, लेकिन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, ये टेम्परेचर और प्रेशर जो है यही प्रोप्राइटरी हो जाता है, यही जो है वो पेटेंटेड करा लेते हैं, फिर वो प्रोसेस को पेटेंट करा लेते हैं। इसलिए ये मेथड जो है वो सी डाउस मेथड कहलाता है। क्योंकि क्लोरोबेंजीन के अंदर यहाँ पे क्लोरीन जो है ना, उसके अंदर लोन पेयर है, वो +R इफेक्ट देता है, तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से इसको तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे करके उस बॉन्ड को भी तोड़ दिया है, इसलिए सी डाउस नाम से जाना जाता है, सी डाउस, डाउस मतलब सी डाउस। तो ये रिएक्शन में करा चुका हूँ, आपको याद कैसे करना है वो भी बता चुका हूँ। ये है नाउ द मैकेनिज्म फॉर द हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। इथीन का हाइड्रेशन करना है आपको। इथीन मतलब ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये हमारा CH3 CH2OH बन जाएगा। अब ये जो है इसका मैकेनिज्म क्या है, तो इसमें ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। एसिड कैटालाइज रिएक्शन के अंदर सबसे पहले H+ जो है वो इस पर अटैक करेगा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अब ये जो है ये H+ यहाँ पे अटैक कर गया, तो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। क्योंकि बॉन्ड जो है इधर मूव करो या कहीं पे भी आप बॉन्ड मूव करो, जिस कार्बन पे बॉन्ड मूव करेगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फिर उस पर H+ लग जाएगा। अब यहाँ पर O जो है वाटर का O जो है ये हमारा ये, अब ये जो लोन पेयर है ये जाके यहाँ पे अटैक कर जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा CH2OH, अब ये प्लस चार्ज आ गया इस पर, और ये CH3। अब ये जो है वाटर, जब भी वाटर के ऑक्सीजन पे प्लस आ जाता है वो पागल हो जाता है, जल्दी से जो है वो क्या रिलीज कर देगा, H+ को रिलीज कर देगा, और ये आपका हो गया CH2 CH3 और प्लस H+ इसने रिलीज कर दिया। तो मतलब H+ जो है वो कैटलिस्ट का तरह काम कर रहा है। एक H+ आपने यूज़ करा, एक H+ निकल गया, तो H+ लेने से मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि चूतिया बना तो ये H+ जो है वो यूज़ भी हुआ और निकल भी गया। तो मतलब H+ इज अ कैटलिस्ट, ये है। तो रिएक्शन कैसे है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन लिखा हुआ है वो देख लेते हैं कि सबसे पहले एल्कीन का प्रोटोनेशन कराया, तो ये प्रोटोनेटेड हमारा कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन जो है वो वाटर से रिएक्शन करेगा, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो है चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पे बॉन्ड दे दिया, अपना लोन पेयर दे दिया, तो ये H+ फिर रिलीज कर देगा, वो H+ हमारा निकल गया। तो सिंपल सा ये हमारा है, ठीक है। नाउ 29 यू आर गिवन बेंजीन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बेंजीन और कंसंट्रेटेड, तो मतलब क्वेश्चन को पढ़ें आप पहले क्या कर रहा है। तो एक तो है हमारा बेंजीन, एक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एक NaOH। तो बेंजीन हम ले लेते हैं, बेंजीन के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो उसके केस में बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है H2SO4। अब इसके अंदर दिक्कत यह है कि आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड जब बच्चे बनाते हैं तो उसके अंदर वो ये गलती कर देते हैं कि ऑक्सीजन से बॉन्डिंग नहीं करना है, सल्फर से बॉन्डिंग करना है, ये बनाना है, सल्फर से बॉन्डिंग करना है, फिर इसका NaOH से रिएक्शन करा देंगे, तो NaOH से रिएक्शन करा देंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, ये सोडियम फिनॉक्साइड ONA। फिर इसका वही डाउस वाला प्रोसेस है, डाउस वाला प्रोसेस मतलब HCl से रिएक्शन करा देंगे, HCl से रिएक्शन करा दिया तो हमारा ये फिनॉल बन गया, ठीक है। तो यही प्रोसेस है सी डाउस प्रोसेस, मतलब जो स्टेप है उनको आप जोड़ दीजिए। तो सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको ये देखना है कि बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड में बेंजीन जो है वो सल्फर से बॉन्डिंग करता है, ऑक्सीजन से नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये बना हुआ है इधर, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का NaOH है, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड डाइल्यूट HCl, ये हमने कर दिया था, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो शो हाउ यू सिंथेसाइज, तो अब ये क्या क्या बनाना है हमें वो देखना है हमें। तो
यहां पर ये देखना है 1 फिनाइल साइक्लोहेक्सेनॉल बनाना है, 1 फिनाइल साइक्लोहेक्सेन और एल्कीन से बनाना है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि बनाना क्या है और फिर ये देखना है कि आपको किससे बनाना है। तो 1 फिनाइल साइक्लो इथेनॉल, तो इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब देखो ये जो है ना नाम के अंदर कैसे है, इथेनॉल, इथेनॉल आपका बाद में लिखा हुआ है और 1 फिनाइल आपका पहले लिखा हुआ है। तो वर्ड रूट के पहले जो लिखा होता है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है और वर्ड रूट के बाद जो लिखा होता है वो सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप को बताता है। तो सबसे पहले मैं इथेनॉल बना लेता हूँ, इथेनॉल CH2 CH3 और ये OH, ये हमने इथेनॉल बना दिया। अब 1 फिनाइल है, मतलब फर्स्ट कार्बन पे ही OH, 1 फिनाइल इथेनॉल, इथेनॉल, तो मतलब ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया और उस पे ही फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो मैं इस पे फिनाइल ग्रुप लगा दूंगा, इस पे ही मैं फिनाइल ग्रुप लगा दूंगा, एक H कम कर दूंगा, ये मैंने फिनाइल ग्रुप लगा दिया और एक H मैं कम कर दूंगा यहाँ से, ये एक H मैंने कम कर दिया यहाँ पर, तो CH2 हो गया। तो मतलब ये हमें बनाना है। अब ये बनाना है एल्कीन से, कोई सूटेबल एल्कीन। एल्कीन से अल्कोहल कब बनता है? एल्कीन से अल्कोहल बनता है एडिशन रिएक्शन से, मार्कोनिकोव एडिशन होता है, उसके अंदर अल्कोहल बन जाएगा। मार्कोनिकोव हो या एंटी मार्कोनिकोव हो, कोई सा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। एल्कीन के हाइड्रेशन रिएक्शन से अल्कोहल बनता है। अब ये जो है ये इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर करना ये है कि इसमें डिहाइड्रेशन करना है, अल्कोहल से एल्कीन बनाना है और उस एल्कीन से फिर अल्कोहल, मतलब रिवर्सिबल। अल्कोहल जो एल्कीन देगा, अल्कोहल जो डिहाइड्रेशन करके एल्कीन देगा, उस डिहाइड्रेटेड एल्कीन से हाइड्रेशन करके फिर अल्कोहल बनेगा। तो मैंने अल्कोहल बना दिया, इसका डिहाइड्रेशन करते हैं। चलो इसका डिहाइड्रेशन करें, मतलब ये OH यहाँ से निकल गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया, तो ये OH मिटा देते हैं, ये कार्बोकेटाइन बन। अब बीटा एलिमिनेशन होगा, हाँ खिला होगा, तो बीटा एलिमिनेशन मतलब ये भी बीटा कार्बन है लेकिन इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मैं उस बीटा से निकाल देता हूँ। तो यहाँ से बीटा, ये एलिमिनेशन हो गया, तो ये बीटा एलिमिनेशन से फिर ये डबल बॉन्ड और ये H हट जाएगा, यहाँ से एक हट जाएगा, तो ये सिर्फ एक H रह गया। अब ये जो कंपाउंड है एक तरीके से स्टायरीन है, इसको स्टायरीन बनते, मतलब इथाइल बेन, सॉरी ये स्टायरीन है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया, तो ये स्टायरीन है एक तरीके से, ठीक है। इथिनाइल बेंजीन, ये स्टायरीन है, तो स्टायरीन का अब इसका एडिशन, इसका हाइड्रेशन रिएक्शन करेंगे, HOH इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H+, तो आपको पता है जब भी हाइड्रेशन करता है तो H+ और OH- निकलेगा, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कम है, तो यहीं पे OH आ जाएगा, यहीं पे OH मैं बना देता हूँ, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो एल्कीन जो है वो हमने निकाल लिया, कैसे, CH3 और OH, तो ये हमारा हो गया 1 फिनाइल इथेनॉल, ये हमारा बन गया। तो अगर आपको अल्कोहल से एल्कीन बनाना है तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, और एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो उसका हाइड्रेशन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, सिंपल, ओके। हाँ, नाउ नेक्स्ट के अंदर क्या है, अब जो हमें दूसरा जो बनाना है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल हमें देखते हैं, साइक्लोहेक्साइल, तो सबसे पहले मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल में लिख लूंगा CH3OH और उसमें साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ, ये साइक्लोहेक्साइल, इसको फिर इससे जोड़ देंगे साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, तो मतलब वहां से CH2 ये हट जाएगा, CH2 ये आ गया, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, काफी बड़ा साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बना दिया, कोई बात नहीं, समझाने के लिए बनाया। इसको बनाना है हमें एल्किल हैलाइड से, कोई भी एल्किल हैलाइड, और बाय एन SN2 मैकेनिज्म। अब SN2 मैकेनिज्म जो है ये आपका जो है प्राइमरी एल्किल हैलाइड में होता है ज़्यादा, और टर्शियरी एल्किल हैलाइड में SN1 मैकेनिज्म होता है, तो मुझे इसको एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर देना है सीधा। तो एल्किल हैलाइड में मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको हटाऊंगा और Br को लगा दूंगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये मैंने Br बना दिया, तो मतलब ये Br। अब कहने का मतलब ये है कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनता है, एल्किल हैलाइड, ये भी SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, और ये भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एल्किल हैलाइड से अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कौन सा रिएजेंट लेना है, हेलोजिनेटिंग रिएजेंट कौन सा लेना है, या फिर जो हाइड्रोक्सिल रिएजेंट है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप देगा वो कौन सा लेना, वो अलग अलग, बस उसका चक्कर है। अब ये जो है ये हमारा हेलोजिनेटिंग रिएजेंट, इसमें आप ले सकते हैं, हेलोजिनेटिंग रिएजेंट आप इसमें ले सकते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, ये हमें साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, हाँ, तो इसके अंदर इसका
एल्किल हैलाइड मुझे बना देना है, क्योंकि एल्किल हैलाइड से ये बनाना है। तो हम रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 हाई टेम्परेचर प्रेशर। तो ये हमारा ये बन जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा CH2Br। और अगर आपको ये करना है, इधर सॉरी उधर रिंग लोला बना दिया, लोला नहीं बनाना, ठीक है, ये आपको करना है उल्टा, ये करना है तो फिर आपको एक्वस KOH कर देना, तो फिर उल्टा ही बन जाएगा। एक्वस KOH में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो वो हो जाएगा। अब वो ये जो है SN2 मैकेनिज्म है, ठीक है, ये ध्यान है SN2 मैकेनिज्म ये हमारा। तो अब क्योंकि ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो SN2 मैकेनिज्म, ये SN2 मैकेनिज्म है, तो मतलब मेरे पास एल्किल हैलाइड ये वाला रहेगा, इससे मैं ये वाला अल्कोहल बना सकता हूं। तो अल्कोहल जो दिया हुआ है उससे एल्किल हैलाइड बनाना है, किससे क्या बनाना है तो आपको देखना पड़ेगा। जो चीज़ बनानी है पहले उसका स्ट्रक्चर बना लो, मैंने इसका स्ट्रक्चर बना लिया। जिससे बनाना है फिर वो देखो ये इसमें कैसे कन्वर्ट हो रही है, वो इसमें कन्वर्ट कर दो, फिर इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, मतलब ये है। तो सिंपल सा है। हाँ, अब देखो क्या है, यहाँ पे ये कर रखा है कि ये जो है ये मुझे ये बनाना था, क्या बनाना था, हाँ साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल बनाना था। ये किससे बनाना था, एल्किल हैलाइड से बनाना था, ये एल्किल हैलाइड सुटेबल। तो इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। वो कैसे करा, रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन से हमने कर दिया, तो ये बन गया। अब इसको वापस इसमें कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या करेंगे, NaOH और NaOH एक्वस NaOH लगेगा, एक्वस NaOH। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया ये, ठीक है। हाँ, अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाले में पेंटेन वनॉल, ये पेंटेन वनॉल है, पेंटेन वनॉल यूजिंग एल्किल हैलाइड। यहाँ पर भी पेंटेन 1 2 3 पेंटेन वनॉल और ये एल्किल हैलाइड H2H। तो वही अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में वो बहुत सारे आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब PCl5 भी यूज़ कर सकते हैं, PCl3 भी यूज़ कर सकते हैं, SOCl2 भी यूज़ कर सकते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 भी यूज़ कर सकते हैं। हम कौन सा यूज़ करना है, तो जनरली रेड फॉस्फोरस और Br2 यूज़ कर लेते हैं, रेड फॉस्फोरस और Br2 ये हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके केस में ये हमारा बन जाएगा क्या, CH3 CH2 CH और ये Br, ये बन गया। और इसका फिर एक्वस NaOH से, NaOH या KOH, एक्वस है KOH से हम कर लेंगे। तो मतलब हम पेंटेन वनॉल बनाना है एल्किल हैलाइड से, सो 1 ब्रोमोपेंटेन इससे आप बना सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये हमारा तो देख लेते हैं 1 ब्रोमोपेंटेन, ये हमने बना दिया, ये 1 ब्रोमोपेंटेन ये हमने कर लिया। तो 1 ब्रोमोपेंटेन से NaOH और SN2 इस वजह से क्योंकि ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, तो हमारा बन गया, ठीक है। तो ये आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 रिएक्शंस दैट शोज द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, अब फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर है। एक तो अब फिनॉल जो है वो अल्कोहल से बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ये ध्यान रहे। फिनॉल इज़ हाईली एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल, अल्कोहल से मिलियंस ऑफ टाइम्स जो है ये ज़्यादा एसिडिक है, बिकॉज फिनॉल गिव्स यू सेंसेशन, बॉडी में छनछनाहट, झटपट, फटफटाहट। फिनॉल अगर गिर गया तो इट कॉजेज सेंसेशन इन द बॉडी या सेंसेशन इन द स्किन। और फिनॉल की बोतल पे भी लिखा होता है हाईली कोरोसिव, लेकिन अल्कोहल की बोतल पे आपको नहीं मिलेगा हाईली कोरोसिव, क्योंकि अगर अल्कोहल की बोतल पे हाईली कोरोसिव होता तो सरदादी उसको घर में नहीं रखते ठीक है। तो मतलब ये है, गिव 2 रिएक्शंस, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एक तो फिनॉल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, अल्कोहल नहीं करता। अल्कोहल कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल, बट केमिकल एक्शन अगर आप इसका देखें तो इट कैन डोनेट H+, मैकेनिज्म में इट कैन डोनेट H+, इसलिए हम उसको एसिडिक मानते हैं। अल्कोहल डू नॉट अफेक्ट लिटमस पेपर, बट फिनॉल अफेक्ट लिटमस पेपर। फिनॉल जो है लिटमस पेपर को अफेक्ट करता है। और फिनॉल जो है वो सोडियम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, वो अल्कोहल भी करते हैं। वो अल्कोहल और फिनॉल के केस में कॉमन है। अल्कोहल एंड फिनॉल बोथ गिव्स हाइड्रोजन गैस विथ हाईली एक्टिव मेटल, सोडियम पोटेशियम उनके साथ वो देते हैं। लेकिन फिनॉल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन करता है और लिटमस पेपर को भी अफेक्ट करता है, मतलब ब्लू लिटमस को रेड में कर देगा, तो वो एसिडिक है। तो एक तो हमारा ये है कि फिनॉल का एक्टिव मेटल मतलब सोडियम के साथ, तो ये भी सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और दूसरा वही NaOH के साथ, Na के साथ भी रिएक्शन करता है और NaOH के साथ भी रिएक्शन करता है। लेकिन अल्कोहल
अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है, NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इट इज़ नॉट हाईली एसिडिक, वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करे, ठीक है, वो है हमारा। तो एक तो रिएक्शन हमारा ये है कि यहाँ पे अल्कोहल जो फिनॉल जो है वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा और सोडियम फिनॉक्साइड यानी सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और ऐसी फिनॉल जो है वो NaOH के साथ भी रिएक्शन करेगा और सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा और H2O बनाएगा। यहाँ पे वो चीज़ आपको देखनी है। लेकिन अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं करेगा, अल्कोहल डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, अल्कोहल नहीं करता है NaOH के साथ रिएक्शन। और फिनॉल टर्न्स लिटमस पेपर, फिनॉल अफेक्ट लिटमस पेपर बट एंड अल्कोहल डू नॉट अफेक्ट लिटमस पेपर, ठीक है। बोथ अल्कोहल फिनॉल कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच, तो वो तो अलग चीज़ है, ठीक है। नाउ तो ये हमारा हो गया। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज वीक, सो दे आर कंसिडर्ड प्रैक्टिकली टू बी न्यूट्रल। एक्सप्लेन बाय ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एसिडिक, तो ये तो कई बार करा दिया। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज एसिडिक देन मिथॉक्सीफिनॉल, तो मतलब ये हमारा मिथॉक्सी, अब कौन सा ऑर्थोमिथॉक्सी और ऑर्थोनाइट्रो, OH और ये नाइट्रो और ये OH और ये मिथॉक्सी और ये OH और ये OCH3 मिथॉक्सी, ये आ गया हमारा OCH3 ये हमारा मिथॉक्सी, ठीक है। अब ये ज़्यादा एसिडिक है, ये एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक है क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m इफेक्ट और +r इफेक्ट। तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की बढ़ा रहा है, तो बेंजीन ऑक्सीजन से फिर कम लेगा, ऑक्सीजन से कम लेगा और हाइड्रोजन H+ में कम कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है नाइट्रो ग्रुप जो है ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो बेंजीन जो है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बिकम्स हाईली पॉजिटिव, तो इसको जल्दी रिलीज कर देगा। तो उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि नाइट्रो ग्रुप इज electron withdrawing group, and electron withdrawing group increases the acidic character of phenol, while methoxy group OCH3, methoxy group is electron releasing group, and electron releasing group increases the electron density over benzene and they decreases the acidic character of phenol। वो आप कर सकते हैं, वो तो कई बार हो गया क्वेश्चन, ठीक है, दैट्स नॉट। और ये फिर रेजोनेंस से बना के दिखा सकते हैं, कई बार पहले भी 10-12 बार करा दिया, ठीक है। ये हमारा नाउ क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू कार्बन बेंजीन रिंग एक्टिवेटर। वही रिंग एक्टिवेटर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वजह से, रिंग एक्टिवेटर की वजह से मतलब क्या है कि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। बेंजीन के अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव जो है ये अट्रैक्ट होता है। अब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इसमें से H+ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल हटेगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें कोई ग्रुप जो अगर ऐसा लगा हुआ है जो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का आना और इलेक्ट्रोफाइल का निकलना आसान हो जाएगा। सो हेंस जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप जो है फिनॉल का, इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर बेंजीन एंड हेंस इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फिर वो आप रेजोनेंस से बना के बताओगे ये ऐसे कि रेजोनेंस कैसे होता है फिनॉल के अंदर। तो फिनॉल के अंदर ये आपको बताना है, यही फिनॉल का जो रेजोनेंस है ये इसी को आप यूज़ कर सकते हो फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर बताने में, फिनॉल की एक्टिविटीज़ बताने में, और फिनॉल का ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग बताने में, और फिनॉल का OH ग्रुप एक्टिवेटिंग जो इफेक्ट है वो बताने में। तो एक ही चीज़ से 10 सारे काम हो जाएंगे, एक तीर 15 शिकार, ठीक है। तो ये हमारा अब ये आ गया, तो माइनस यहाँ आएगा, माइनस वहाँ आएगा, वो तो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा तो ये हो गया। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, इसी वजह से वो जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब जो है ये हमें ये देखना है, ये वाला क्वेश्चन, गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इक्वेशन देखनी है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन वनॉल विथ एल्कलाइन KMnO4। अब देखो एल्कलाइन KMnO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे एसिडिफाइड K2Cr2O7 होता है ऐसी एल्कलाइन KMnO4 भी होता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आपको करना क्या है, प्रोपेन वनॉल इसका स्ट्रक्चर बनाना है, प्रोपेन 1 2 3 और ये प्रोपेन वनॉल हो गया, CH3 CH2 CH प्रोपेन वनॉल हो गया, इसका ऑक्सीडेशन करना है KMnO4 एक्वस सॉरी एल्कलाइन KMnO4 से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो ये मैंने आपको बताया है कई बार कि अगर 1 स्टेप ऑक्सीडेशन है तो देखो होता क्या है, अल्कोहल से आगे बढ़ेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब जो एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन, और उससे आगे बढ़ेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ये आगे की तरफ चलना, ये ऑक्सीडाइजिंग सीरीज है, ये ऑक्सीडाइजिंग सीरीज है, और पीछे की तरफ चलना ये रिडक्शन सीरीज है, ऑक्सीडाइजिंग, और इधर की तरफ करेंगे तो ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है, रिडक्शन। अब आपको जो एजेंट है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपने नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग या सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो एक ही जंप आएगा। सिंगल ऑक्सीडेशन में अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और कार्बोनाइल कंपाउंड का फिर फर्दर ऑक्सीडेशन तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपने बहुत स्ट्रांग ले लिया है तो सीधा जंप वहां चला जाएगा, तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। तो KMnO4 इज बहुत स्ट्रांग, KMnO4 इज वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसी K2Cr2 भी बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऐसा नहीं है कि ये बनेगा, ये बनता है लेकिन फिर ये फिर ऑक्सीडाइज होकर उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको देखना है। तो अल्कलाइन KMnO4 दे, एसिडिफाइड K2Cr2O7 दे, लेकिन अगर क्रोमिक एसिड देगा तो फिर वो उसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपको देखना है, ठीक है। और PCC भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, PCC पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है KMnO4, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2, ब्रोमीन इन CH2। अब यहाँ पे देखो अल्कोहल ये फिनॉल के साथ रिएक्शन कराना, फिनॉल के साथ ये 4 तरह के रिएक्शन है, OH। अब सिर्फ ब्रोमीन अगर आपने लिया, ब्रोमीन कंसंट्रेटेड ब्रोमीन है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब ऑर्थो और पैरा सब पे लग जाएगा। अगर कंसंट्रेटेड है तो ऑर्थो और पैरा सब पे लग जाएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन और ये ब्रोमीन सब पे लग जाएगा, ये बन जाएगा अगर आपने इसको डाइल्यूट नहीं करा। और अगर आपने इस पर डाइल्यूट कर दिया, मतलब CH2 या कोई सॉल्वेंट डाल दिया, तो ऑर्थो और पैरा पे अलग अलग लगेगा, ऑर्थो पे अलग, पैरा पे अलग, पैरा वाला ज़्यादा बन जाएगा। तो ये एक तो ये बन जाएगा और एक बन जाएगा ये बन जाएगा OH और ये Br, ये बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने CH2 लिया है तो हमें तो CH2 वाला रिएक्शन करना है, तो ये बन जाएगा। और ऐसी नाइट्रिक एसिड के साथ भी है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर है तो फिर वो ऑर्थो और पैरा बना देगा। और कंसंट्रेट है नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन, मतलब अगर ये है नाइट्रिक एसिड, फिनॉल लिया, फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर आपने कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लिया, कंसंट्रेट HNO3, तो फिर वो तीनों जगह लग जाएगा, ठीक है, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। क्योंकि कंसंट्रेट है तो बहुत स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और तीनों जगह लग जाएगा। और अगर डाइल्यूट है तो सिर्फ 2 जगह लगेगा, ठीक है, तो पिक्रिक एसिड बन जाएगा। कंसंट्रेट में वो आपको देखना है, तो ये 4 तरह के रिएक्शन है। और अगर डाइल्यूट है तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगेगा, जिसमें पैरा वाला ज़्यादा बनेगा। तो अगर डाइल्यूट है, डिल कर दिया तो फिर ये बनेगा ऑर्थो और पैरा, ये ऑर्थो बना दिया और वो पैरा बना दिया। अगर डाइल्यूट है तो 4 तरह का रिएक्शन है, वो आपको देखना है। ब्रोमीन के साथ 2 तरह का रिएक्शन है, ब्रोमीन सिर्फ ब्रोमीन अगर लिखा है, सिर्फ ब्रोमीन लिखा है, CH2 नहीं लिखा है, तो ऑर्थो पैरा दोनों पे करेंगे, 2 ऑर्थो है 1 पैरा पे, दोनों पे सब्स्टिट्यूशन कर देना है। और अगर ब्रोमीन को डाइल्यूट करके डाला, ब्रोमीन CH2 या किसी और सॉल्वेंट में जिसमें ब्रोमीन सॉल्यूबल है उसके साथ हो जाएगा। और सिर्फ ब्रोमीन वाटर भी लिखा है, जब भी आपको यही रिएक्शन करना है, ऑर्थो पैरा दोनों पे करना है, ब्रोमीन वाटर अगर लिखा है, लेकिन ब्रोमीन और CH2 लिखा हुआ है तो फिर आपको CH2 अगर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे कोई सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो फिर आपको सिंगल सिंगल करना है। ऐसी डाइल्यूट HNO3 तो सिंगल सिंगल, और कंसंट्रेट तो तीनों पे ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो हमारा हो गया। ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NH, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटिंग फिनॉल, तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म जो है वो डाइक्लोरोकार्बिन बना के देता है। तो ये हमारा फिनॉल है, फिनॉल को पहले एक्वस KOH से रिएक्शन करा, तो वो एक्वस NaOH से रिएक्शन करा, KOH से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना के देता है, तो ये फिनॉल की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इसमें O- Na+, ठीक है। तो O- यहाँ पे O- है, सोडियम भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन को देगा, जिससे बेंजीन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये मतलब फिनॉल की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए फिनॉल को सोडियम से रिएक्शन NaOH से रिएक्शन कराया जाता है, और फिनॉल जो है NaOH से रिएक्शन करता है। अब ये जो है ये CHCl3 से रिएक्शन करेगा, CHCl3, तो ये CHCl3 जो है CCl2 बना के देता है, डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये ONA और ये यहाँ पर CCl2 बन जाएगा। फिर वापस से NaOH, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और जहाँ पे CCl2 है वहाँ पे 2 OH आ जाएंगे। अब एक ही कार्बन पे 2 OH होना, ये एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकता, तो ये 2 OH में से एक H2O निकल जाता है,
और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसका जो है HCl से रिएक्शन करा देंगे तो हमारा सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड ये हमारा। तो ये RTR रिएक्शन है, राइमर टिमन रिएक्शन, जिसकी ट्रिक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप देख सकते हैं, राइमर टिमन रिएक्शन। तो ये हमारा राइमर टिमन रिएक्शन है, सैलिसल्डिहाइड बनेगा, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो हम देख लेते हैं तीनों। हाँ, तो अल्कोहल 2 के अल्कोहलिक एमोनियस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। फिर ये CH2 है तो ऑर्थो और पैरा अलग, पैरा वाला ज़्यादा बनेगा। फिर डाइल्यूट है तो ऑर्थो और पैरा अलग अलग। और फिर ये हमारा ये है फिनॉल और क्लोरोफॉर्म, राइमर टिमन रिएक्शन, सैलिसल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ये हमारा। राइट द मैकेनिज्म फॉर द एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। तो डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन में क्या करना है, इथेनॉल को जो है वो प्रोटोनेशन करना पड़ेगा। CH3 CH2OH ये है हमारा। अरे हाँ प्लस H प्लस, डिहाइड्रेशन एसिडिक मीडियम में, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2OH ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये वाटर निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 CH2 प्लस, और यहाँ से बीटा एलिमिनेशन, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो हम कर देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ही हमारा बीटा एलिमिनेशन। तो ये हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। सो डिहाइड्रेशन में फिर आपको वो देखना है, यहाँ तो सिर्फ 2 ही कार्बन है, रीअरेंजमेंट का कोई रोल नहीं। तो अब डिहाइड्रेशन के अंदर वो एल्कीन बनेगा जो सेडजेफ रूल से, दैट इज हाईली स्टेबल अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। सो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लेकिन यहाँ पे दोनों जो है वो कार्बन सिमेट्रिकल हैं, तो यहाँ पर वो सेडजेफ रूल लगाओ या नहीं लगाओ, बाहर में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। तो ये लगेगा कि नहीं लगेगा वो अलग चीज। ठीक है, राइट। तो ये राइट द मैकेनिज्म फॉर द यील्ड ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। तो ये है हमारा इथेनॉल बनाया, इसका प्रोटोनेशन करा तो ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से फिर एलिमिनेशन होगा वाटर का, तो इथाइल कार्बोकेटाइन बन गया। इथाइल कार्बोकेटाइन में से फिर बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा वो एसिड की तरह, तो एल्कीन बन। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ आर फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट। प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, प्रोपीन टू एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रेशन है, सिंपल सा है, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, CH3 CH2 ये प्रोपीन है। अब प्रोपीन टू ऑल प्लस H2O एडिशन रिएक्शन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये हमारा CH3 CH और यहाँ पर OH आ जाएगा। मार्कोनिक ऑफ एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, दोनों बनेंगे, 1 ऑल भी बनेगा 2 ऑल भी बनेगा, लेकिन 2 ऑल जो है वो मेजर बनेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा, तो ये भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जो दिया हुआ है ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, दोनों कर सकते हैं एडिशन। तो हाइड्रेशन हो गया। अब बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि क्लोराइड से अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अल्कोहल से क्लोराइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस उसमें रिएजेंट और कंडीशन की बात रहती है कि रिएजेंट और कंडीशन क्या लेनी है। ठीक है, तो वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये हमने एक्वस NaOH कर दिया, एक्वस NaOH। बेंजाइल, अब देखो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ये बेंजाइल होता है, बेंजीन और उसके बाद कार्बन, ये बेंजाइल ग्रुप होता है। जैसे बेंजाइल क्लोराइड तो CH2, मतलब ये वाला ग्रुप जो है ना, जिसमें कार्बन के ऊपर एक ये CH2, ये बेंजाइल ग्रुप होता है। बेंजाइल क्लोराइड तो यहाँ पे Cl लगा देंगे, बेंजाइल अल्कोहल तो यहाँ पे OH लगा देंगे। ठीक है ना, बेंजाइल ब्रोमाइड तो Br लगा देंगे। तो बेंजीन के बाद CH2, फिर एक वैलेंसी फ्री, दैट इज बेंजाइल। तो बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, किससे बनाना है, किससे बनाना है, ये बनाना है बेंजाइल क्लोराइड से। अब क्लोराइड से अल्कोहल बनाना है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और क्लोराइड जो है वो एक्वस KOH, ये एक्वस NaOH के साथ CH2Cl प्लस एक्वस KOH और NaOH, उसके साथ रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है वो हाइड्रोलिसिस। और दूसरा क्या है, दूसरे के अंदर क्या है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन बनॉल, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। इथाइल मतलब CH3 CH2 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन बनॉल। अब इसको बनाना है CH3 CH2 CH3 CH3OH, तो
प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो हमारा फॉर्मल्डिहाइड ही बस देता है, फॉर्मल्डिहाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो एल्डिहाइड के साथ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, और कीटोन के साथ जो है वो टर्शियरी अल्कोहल बनाता है। प्राइमरी अल्कोहल के साथ एक ही है फॉर्मल्डिहाइड, और बाकी दूसरा एल्डिहाइड लोगे तो सेकेंडरी, वो ध्यान रहे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोनाइल कंपाउंड टू प्रोड्यूस अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बनेगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा किसी और एल्डिहाइड के साथ, और कीटोन देगा आपको टर्शियरी अल्कोहल। तो ये यहाँ पर हमें फॉर्मल्डिहाइड ही लेना पड़ेगा, यानी HCHO। तो कैसे होगा, उसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, HCH डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से ये बॉन्ड पोलराइज होगा, वो माइनस हो गया तो OMgBr यहाँ लग जाएगा और CH3 यहाँ लग जाएगा, फिर वो वॉशिंग हट जाएगी तो CH3 CH3 C2H5 यहाँ लगेगा और वो बन गया, मतलब यही है। ठीक है, तो वो हमारा ठीक है ना। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। अब वो भी वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला ही है, अब लेकिन बनाना क्या है वो देखते हैं। बनाना क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो 1 2 3 2 मिथाइल CH3 और ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, ये बनाना है। मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल है, ये 2 मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल बना दिया मैंने, गलती। तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, ये OH। तो मतलब ये एक तरीके से टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल है तो आपको कीटोन लेना पड़ेगा। तो बनाना किसे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी एसीटोन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बॉन्ड उधर जाएगा तो वो O माइनस हो गया, OMgBr बन जाएगा। ये जो है क्या बन जाएगा, OMgBr और ये CH3 लग गया। फिर उसका एसिड वॉश होगा, मतलब वॉशिंग कर देंगे H2O से वॉशिंग कर देंगे तो वो MgBrOH निकल जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा, मतलब ये बन गया। तो मतलब यहाँ पे आपको एसीटोन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आ गया हमारा। ये देख लीजिए, तो ये हमारा पहला वाला, ये दूसरा वाला देख लेते, एक मिनट। पहला वाला मतलब एल्कीन के अंदर हाइड्रेशन करा है। अब हाइड्रेशन वो आप कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से तो प्रोपीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, लेकिन ये भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा आप एडिशन रिएक्शन कर दीजिए वाटर की प्रेजेंस में, जो बताया अभी, वो भी कर सकते हैं। और जो आपको ये करना है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्वस NaOH। और फिर ये मेथिनल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, और प्रोपेनॉल से फिर ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। नाउ नेम द रिएजेंट यूज, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बताया अभी आपको कि प्राइमरी अल्कोहल के कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, मतलब या तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4, या तो ये ले सकते हैं, नहीं तो KMnO4 प्लस अल्कलाइन KMnO4, ये हमें इसके लिए तो ये दो ले सकते हैं। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6, अब ये भी बता चुके हैं। तो सिर्फ फिनॉल से बनाना है तो सिर्फ Br2 लगा देंगे, क्योंकि 2,4,6 तीनों पे लगाना है Br2, ये हमारा हो गया। बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, वही अल्कोहल से बेंजोइक एसिड तो अल्कलाइन KMnO4 या K2Cr2O7। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 2-ऑल टू प्रोपीन, डिहाइड्रेशन के अंदर कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। और ब्यूटेन 2-ऑन टू ब्यूटेन 2-ऑल, तो ये फिर रिडक्शन है तो कीटोन का रिडक्शन है, और कीटोन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 लेना पड़ेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो वो क्योंकि कीटोन जो है उनका रिड्यूस करना मुश्किल होता है, क्योंकि कीटोन जो है उसके अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो दो बल्की ग्रुप के बीच में अटैच है, तो उसका एक्टिविटी थोड़ी कम है। उसका रिडक्शन करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जो कि हमारा NaBH4 है। और कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये देखो क्या है, पहले अभी ये देख लेते हैं।
हाँ, तो पहले ये देख लेते हैं कि एसिडिफाइड K2Cr2O7 मतलब इसके केस में, हाँ, तो और एल्कलाइन KMnO4 क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर ऑक्सीडेशन पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, ये आपका सिंगल ऑक्सीडेशन करना है। फिर इसके केस में एक्वस Br2 मतलब ब्रोमीन वाटर लिखा है। फिर इसके केस में वही एल्कलाइन और ये, ठीक है। फिर डिहाइड्रेशन कंसनट्रेट और ब्यूटेन टू NaBH4 ये आ गया, ठीक है। तो मतलब ये है कि अल्कोहल कार्बोनाइल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपको सिंगल ऑक्सीडेशन करना है तो PCC, अगर आपको डबल ऑक्सीडेशन करना है तो K2Cr2O7 या KMnO4, ठीक है। ये अगर आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है तो रिडक्शन, डबल रिडक्शन LiAlH4, और आपको सिंगल रिडक्शन करना है तो फिर NaBH4, अगर कीटोन है तो NaBH4, और अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो Ni और H2, वो सिंपल सा, ठीक है। और अगर इसको आपको यहाँ से कन्वर्ट करना है तो इसके लिए तो फिर कोल बेस रिएक्शन, स्पेशलाइज्ड रिएक्शन और भी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। जो डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट है उनका फंक्शन और उसकी एफिकेसी वो आपको देखनी है, ठीक है। ओके, 149 गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल कंपैरिजन टू मेथॉक्सीमीथेन, ठीक है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, वही चीज़ है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है इथेनॉल का मेथॉक्सीमीथेन पे, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसके केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हालांकि मेथॉक्सीमीथेन वाटर सॉल्युबल होगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, लेकिन खुद के साथ नहीं करता। इथेनॉल जो है वो खुद के साथ कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द रिएक्शन रीजन, ठीक है। नाउ गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो इनके IUPAC नेम लिखने हैं। गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, ये तो स्ट्रक्चर बना के IUPAC, पहले आंसर लिख दिया। अच्छा, सिंपल सा है, अभी कई बार बता चुके हैं। तो ईथर के अंदर एल्कोक्सी एल्केन होता है, बड़ा वाला पार्ट एल्केन में चला जाएगा और ये छोटा वाला पार्ट है ये एल्कोक्सी। अब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3, तो 1 मेथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ये तो इसका नाम नहीं है भाई। 1 मिथॉक्सी के लिए तो यहाँ पर अगर इसका नाम देखें 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, तो इसका नाम तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 मिथॉक्सी OCH3 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, तो ये CH3, मतलब यहाँ पे इन्होंने C2H5 कर रखा है जो कि गलत है, तो वहाँ CH3 आएगा, मिथॉक्सी बोला है उसने, ठीक है। 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन 2 क्लोरो, हाँ, तो ये 1, अब ये भी इन्होंने गलत कर रखा है 2 क्लोरो, क्योंकि इसके केस में ये नाम देखो ये गलत है। गलत क्यों है? अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना CH3O CH2 CH2 Cl, अब ये स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसमें एक तो हमारा ईथर है और एक हमारा क्लोरो है, तो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हैं। और सब्स्टिट्यूएंट में फिर अगर सेम टाई ब्रेक होता है, टाई ब्रेक मतलब सेम पोजीशन पे अगर आ रहा है, उधर से करूंगा तो 1 पे आ रहा है, इधर से करूंगा तो ये 1 पे आ रहा है, तो फिर अल्फाबेटिकल रूल हम मानते हैं। अल्फाबेटिकल में ये क्लोरो है, मेथॉक्सी गैस ही गैस हो गई सब, मेथॉक्सी है, तो क्लोरो पहले आता है, मेथॉक्सी बाद में आता है, तो नंबरिंग यहाँ से होनी चाहिए 1 2 3, मतलब 1 क्लोरो, सॉरी गलत कर दिया, वो तो क्लोरो है, तो नंबरिंग यहाँ से होनी चाहिए 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी इथेन, तो ये 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी, ये यहाँ पे गलत हो गया, 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी, हाँ 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी इथेन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही मिथॉक्सी और क्लोरो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट में फिर आपको देखना पड़ता है अल्फाबेटिकल रूल, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उधर से नंबरिंग पहले करते हैं। जब टाई ब्रेक होता है, वो टाई ब्रेक के केस में, नहीं तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है उधर से आप कर देंगे, ठीक है, वो अलग बात है। अब ये 4 नाइट्रो एनिसोल, ये हमारा 4 नाइट्रो एनिसोल, एनिसोल जो होता है ये एनिसोल है, एनिसोल इज अ बिग होल OCH3, ये एनिसोल है। अब 4 नाइट्रो मतलब 1 2 3 4, ये नाइट्रो, ठीक है। अब इसको पहली पोजीशन दी क्योंकि ये मिथॉक्सी है, ये नाइट्रो है, तो M पहले आएगा, ठीक है, 4 नाइट्रो एनिसोल, ये आ गया हमारा, हाँ पहला पोजीशन में 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो सिंपल सा है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन CH3O CH2 CH2 CH3 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये आ गया हमारा।
4 इथॉक्सी 1,1 डाइथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन देखो क्या है, साइक्लोहेक्सेन मतलब ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। अब ये 4 इथॉक्सी 1,1 डाइमेथिल, तो पहली पोजीशन पे CH3 1,1 डाइमेथिल, इसको 1 पोजीशन देंगे क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट सम रूल लगेगा। लोएस्ट सम रूल मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है उनका सम जो है वो लीस्ट आना चाहिए। तो जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है वहाँ से नंबरिंग आपको करना है। 4 इथॉक्सी 1 2 3 4 C2H5। हालांकि ये इथॉक्सी है और वो मिथॉक्सी है, अगर वो नहीं होता, अगर सिंपल ये नहीं होता तो फिर मैं नंबरिंग यहाँ से करता, क्योंकि ये E आएगा इथॉक्सी, ये E आएगा और वो M आएगा, तो फिर नंबरिंग होती 1 2 3 4, यानी 4 मेथिल इथॉक्सी O। हाँ, तो ये आ जाता है 4 मेथिल 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। लेकिन वहाँ पर जो है 2 आ गए, वहाँ पर जो है ये 2 आ गए, 2 क्या आ गए, 2 मेथिल ग्रुप आ गए CH3। तो अब यहाँ पर इसका सम जो है वो कम हो गया 1 + 1, ठीक है, +4। नहीं तो फिर होता कि 1 + 4 + 4, तो ये ज़्यादा है तो हम इसको नहीं करेंगे, उसको फेवर करेंगे। तो ये 1,1 डाइमेथिल 4 इथॉक्सी, नाम लिखने में अल्फ़ाबेटिकली पहले लिखा जाएगा और ये आ जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन है मतलब ये OC2H5, ये इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। स्ट्रक्चर, अब पता नहीं क्या क्वेश्चन था, स्ट्रक्चर से नाम पूछा था, नाम से स्ट्रक्चर पूछा था, हमको कुछ नहीं पता। 40 राइट द नेम्स ऑफ द रिएजेंट एंड द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस जो है ये SN2 मैकेनिज्म है और एल्कोक्सी ईथर बनाता है, जिसमें एक तो हम सोडियम एल्कोक्साइड आयन लेते हैं और एल्किल हैलाइड लेते हैं। एल्किल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, एल्किल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, मतलब 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर बना लें 1 2 3, तो ये तो प्रोपेन आ गया, 1 प्रोपोक्सी O 1 2 3, तो मतलब इसमें सिमेट्रिकल है, तो आप कोई सा भी सोडियम एल्कोक्साइड ले लो। अब जब भी करना है तो ईथर बनाना तो इसको बीच में से कट कर देना, एक तरफ O लगा देना 1 2 3 ONA और एक तरफ Cl लगा देना प्लस 1 2 3 Cl। अब अनसिमेट्रिकल है तो फिर आपको देखना है Cl किधर लगाना है। Cl जो है वो प्राइमरी कार्बन की तरफ ही रहेगा, तो मतलब इसमें हमारा तो ये आ जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। अब 2 मिथॉक्सी, अब दूसरा वाला देखते हैं, इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन ये बनाना है, ठीक है, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, ये हमारा इथॉक्सी बेंजीन है OC2H5, ठीक है। तो इथॉक्सी बेंजीन, अब इसमें जो है आपको ये देखना है कि कौन सा, यहाँ से O, तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल मैं यहाँ से तोड़ूंगा, तो मतलब ये जो है ONA बन जाएगा और प्लस C2H5 Cl बना दो या Br कुछ भी बना दो, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा 2 मिथॉक्सी मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन, तो इसको बना लेते हैं 2 मिथॉक्सी प्रोपेन है 1 2 3 OC2H5, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, ये CH3, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसमें जो है ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ये इसको अलग करना है और वो सोडियम एल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर उसको एल्किल हैलाइड बना दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो ये ONA प्लस C2H5Br ये बनाना है आपको, ठीक है। तो जब भी आप बनाएं विलियमसन सिंथेसिस पे एल्किल हैलाइड को प्राइमरी लेना है और एल्कोक्साइड आयन प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी कुछ भी ले, उससे हमको मतलब नहीं, बाहर में जाओ, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो ये देख लो आप 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, तो ये बनाना है तो आप ये सोडियम एल्कोक्साइड भी वही ले लो क्योंकि सिमेट्रिकल है और ये भी वही ले लो, हो गया। और आपको अगर ये बनाना है हाँ इथॉक्सी बेंजीन, तो फिर यहाँ पर ये आपको एरोमेटिक जो है वो ये लेना पड़ेगा एल्कोक्साइड आयन, और ये जो है वो प्राइमरी लेना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर भी है टर्शियरी लेना पड़ेगा और ये प्राइमरी लेना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आपको ये प्राइमरी और वो बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके हिसाब से करना है। तो विलियमसन सिंथेसिस 2-3 बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि एल्किल हैलाइड को टर्शियरी नहीं लेना, एल्किल हैलाइड को टर्शियरी नहीं लेना, क्योंकि एल्किल हैलाइड को अगर टर्शियरी ले लिया
तो एल्कीन बन जाएगा, फिर वो SN1 मैकेनिज्म में चला जाएगा, SN2 मैकेनिज्म नहीं दिखाएगा। विलियमसन सिंथेसिस, बाप बेटे मतलब दो चीज़ें हैं, तो वो SN2 है, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, ये आ गया हमारा। ना 41 इलस्ट्रेट विद एग्जांपल लिमिटेशन। लिमिटेशन विलियमसन सिंथेसिस की ये है कि वी कैन नॉट प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर जो है वो हम नहीं बना सकते विलियमसन सिंथेसिस। जैसे आपका वुड्स रिएक्शन का लिमिटेशन है, यहाँ पर भी यही है, क्योंकि अगर आपने टर्शरी हैलाइड आप यहाँ पे नहीं ले सकते। टर्शरी हैलाइड लिया तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा, तो आपको हर बार जो है वो एल्किल हैलाइड जो है वो जनरली प्राइमरी या सेकेंडरी ही लेना पड़ेगा, तो वो लिमिटेशन है आपकी। सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटोन एलिमिनेटर है, वो तो टर्शरी हैलाइड में से एलिमिनेट करके एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, ये इसकी लिमिटेशंस है। सो विलियमसन सिंथेसिस फॉर ईथर, तो द मेन लिमिटेशन विलियमसन इज दैट फॉर प्रिपेयरिंग अनसिमेट्रिकल ईथर द हैलाइड शुड बी प्रेफरेबली प्राइमरी बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्किल हैलाइड मे बी एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू एलिमिनेशन प्रोसेस। हाँ ठीक है, तो वो उसका लिमिटेशन है, वो आप लिख के बता सकते हो यहाँ पर। ये आप लिख के बता सकते हो कि टर्शरी ले लिया तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एल्कीन में कन्वर्ट क्यों होगा, क्योंकि ये आपको पता है एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्टर है, और एल्कोहलिक KOH मतलब यही बनाता है, एल्कोक्साइड आयन ही बनाता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटोन एब्स्ट्रैक्टर है, तो ये प्रोटोन निकाल के एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये मेन लिमिटेशन है कि टर्शरी एल्किल हैलाइड कैन नॉट गो विलियमसन सिंथेसिस या ईथर फॉर्मेशन थ्रू विलियमसन सिंथेसिस। तो आपको प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेना। हाँ, 1 प्रोपॉक्सी सिंथेसाइज फ्रॉम प्रोपेन मनॉल, 1 प्रोपॉक्सी, तो प्रोपेन मनॉल से आपको प्रोपेन मनॉल ही लेना है। तो इसमें प्रोपेन मनॉल जो है CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन मनॉल जो है, इससे आपको क्या करना है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो पहले प्रोपॉक्सी प्रोपेन मतलब विलियमसन सिंथेसिस से बनाना है। विलियमसन सिंथेसिस से करने के लिए पहले आपको इसको एक बार तो सोडियम से रिएक्शन कराना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और ONA, ये आ जाएगा। और एक बार आपको रिएक्शन कराना है इसका एक्वस KOH, तो फिर ये बन जाएगा Br CH2 CH2 और CH3। अब इन दोनों का आपस में रिएक्शन करा देना है, तो NaBr निकल जाएगा और आपका ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 बन गया। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा पिरासिस है। ठीक है, वही चीज़ है ना। प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिडिफाइड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल नॉट सुटेबल मेथड। हाँ, ईथर का डिहाइड्रेशन मतलब क्या है कि अल्कोहल मतलब ये है अल्कोहल को अगर आप हीट करो, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जो है वो हम करते हैं तो 443 केल्विन पे अगर हम करते हैं तो एल्कीन बन जाएगा, और 414 पे करते हैं तो ईथर बनेगा। लेकिन वो प्राइमरी अल्कोहल के लिए है, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के लिए नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल ने डिहाइड्रेशन करा तो वहाँ डिहाइड्रेशन में कार्बोकेटाइन बनता है, जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन करके एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इसका रीज़न है कि सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन मेनली गिव्स एल्कीन थ्रू प्रोटोन एलिमिनेशन, तो दे डू नॉट गिव ईथर। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो प्रोटोनेटेड होके इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, तो वो ईथर के अंदर बनेगा, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको अपने जो है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये है कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो उसका प्रोटोनेशन होगा, तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ईथर बनेगा। लेकिन अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल है तो फिर उसमें इलेक्ट्रोफाइल जब प्रोटोनेटेड अल्कोहल जब बनेगा तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं बनेगा, वो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन ही कर देगा, H+ बीटा एलिमिनेशन कर देगा, तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए जो है प्राइमरी टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके हम ईथर बनाना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन फॉर हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी कई बार हम कर चुके हैं।
अब हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब ईथर के अंदर अगर ईथर है उसका HI से रिएक्शन या HBr से रिएक्शन करा रहे हैं तो उसके केस में आपको वो आयोडीन जो है वो उस कार्बन पे जाएगा जो कि लेस सब्सटीट्यूटेड है अगर वो प्राइमरी है, और अगर टर्सरी है तो आयोडीन जो है वो फिर टर्सरी पे चला जाएगा। ठीक है, वो हम कर चुके हैं। और इसके अंदर मतलब ये है लेस सब्सटीट्यूटेड CH3I बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार कर चुके हैं, पुरानी सीरीज आप देख लीजिए उसमें ये रिएक्शन जो है कई बार आया है। ठीक है, तो मतलब ये देखो इसके अंदर क्या है कि ये जो है ना इधर तो O लगा हुआ है तो कहीं से भी कर दो आप, तो एक तरफ OH बन जाएगा एक तरफ I बन जाएगा, तो एक तरफ OH और एक तरफ I बन गया क्योंकि ये एक जैसा है। लेकिन अगर ये है तो ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, ये CH3I बनेगा और वो प्लस CH3I नहीं लिखा इसने, बहुत चूती आदमी है। ठीक है, ये और ये थर्ड। तो अब इसके केस में क्या होगा कि C2H5 और ये C है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये जो है OH, अब ये जो है ये यहाँ से टूटेगा C2H5I। ठीक है, तो ये यहाँ पे C2H5I ये यहाँ पे लग जाएगा C2H5I। तो क्योंकि यहाँ पे ईथर है, एक बॉन्ड अगर आप यहाँ पे तोड़ो, अगर आप यहाँ पे तोड़ो, यहाँ पे तोड़ो, तो उसके केस में जो C2H5 जो है वो I के साथ जाएगा और ये बेंजाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, now explain the fact that in aryl alkyl ether the alkoxy group activates the benzene ring towards electron। ये भी वही है कि alkoxy ग्रुप जो है वो जो बेंजीन रिंग को कैसे एक्टिवेट करता है, क्योंकि वो लोन पेयर देता है, इस वजह से वो एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन HI वही चीज़ है कि HI का मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, पहले प्रोटोनेशन होता है, सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन करके फिर वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो मिथाइल आयोडाइड और वो बन जाएगा। तो इधर तो कैसे भी कराओ आप, तो ये भी सिंपल सा है, करा चुके हैं आपको। हाँ, फिडल ग्राफ एल्काइलेशन, तो ये फिडल ग्राफ एल्काइलेशन है, तो मतलब फिडल ग्राफ AlCl3 से फिर वो बनेगा तो CH3 कार्बोकेटाइन बनेगा तो ऑर्थो पैरा पे लग जाएगा। ऐसी ये भी है नाइट्रेशन, तो H2SO4 तो ऑर्थो पैरा पे नाइट्रो पे, जैसे फिनॉल के साथ करा वैसी है। फिर ब्रोमिनेशन, तो अगर ब्रोमीन CH2 के साथ है तो ऑर्थो और पैरा पे, और CH2 के साथ नहीं है तो तीनों पोजीशन पे। ऐसे ये फ्रिल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो CH3COCl तो CO से लग जाएगा, ये एसिटाइल ऑर्थो और पैरा वाला, ये आ गया। शो सिंथेसाइज द फॉलोइंग। अब ये डिहाइड्रेशन के हिसाब से है, देखो अल्कोहल है फ्रॉम एल्कीन, अल्कोहल से एल्कीन, मतलब इसका डिहाइड्रेशन करना है तो OH का डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये डबल बॉन्ड या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, दोनों से बन जाएगा, जैसे ये यहाँ पे कर रखा है, ये यहाँ पे, तो OH का डिहाइड्रेशन मतलब ये प्रोटोनेशन होगा, फिर H2O निकल जाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब बीटा उसके लिए ये भी है, ये भी है और ये भी है, मतलब क्या है कि यहाँ से ये जो OH है, ये OH है, इसका निकाला तो प्लस चार्ज यहाँ आया। अब बीटा एलिमिनेशन यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, तो एक तो ये बन जाएगा हमारा ये एल्कीन और एक बन जाएगा ये एल्कीन, तो इन दो एल्कीन के हाइड्रेशन से हम ये अल्कोहल बन जाएगा। ऐसी ये है, ये वाला हमें बनाना है, तो ये सिमेट्रिकल है, आप उधर से करो उधर से करो, बात एक ही है। ऐसी ये है तो इसमें या तो ये वाला एल्कीन या ये वाला एल्कीन इसके हाइड्रेशन से बनेगा, उसमें कौन सा स्टेबल है वो फिर आपको देखना है। ऐसी ये है तो इसमें यहाँ पर या वहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई सा भी, मतलब इसका एल्कीन बना देना है, कुल मिला के ये है। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया हमारा। तो इसके केस में ये और ये दोनों बन जाएगा, ये इसके केस में ये एल्कीन और ये भी एल्कीन, और ऐसी ये तीसरे वाले केस में ये, ठीक है, फाइनल ये दोनों बन जाएगा। उसमें से कौन सा मेजर है वो देखना पड़ेगा। 49 ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये देखो क्या है, मतलब ये HBr सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहा है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो है क्या, OH जहाँ पर है वहाँ पर Br आना चाहिए था, लेकिन Br उसके बगल में आ गया, क्योंकि जब ये OH निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बन रहा है और कार्बोकेटाइन यहाँ पे सेकेंडरी बन रहा है और इसके बगल में टर्शियरी कार्बोकेटाइन भी है, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट होने से यहाँ पर जो है वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया, फिर इस पर Br लग जाएगा तो वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर आप डायरेक्ट कर देंगे, मैकेनिज्म को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो फिर 2 ब्रोमो बना देंगे, मतलब OH की जगह फिर आप ब्रोमीन लगा देंगे, लेकिन
इस रिएक्शन में OH के बगल में जो है ब्रोमीन लग रहा है, क्योंकि बगल वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, वो ज़्यादा स्टेबल है, ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो वहाँ पे ब्रोमीन लगेगा, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज़ हो गया। ठीक है, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ, कुछ बच्चों का ये था कि शॉर्ट सीरीज़ बनाए, इतने लंबे लंबे लेक्चर ना बनाए, तो सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं शॉर्ट सीरीज़ बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। हाँ, कुछ ट्रिक्स के अंदर शॉर्ट सीरीज़ में बना सकता हूँ, वो मैं बना के दूंगा आपको, कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसमें आप शॉर्ट सीरीज़ देख सकते हैं, कुछ हमारे जो शॉर्ट सीरीज़ हमने बना के रखे हैं। लेकिन उन सब के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, पैसा डालना पड़ेगा अकाउंट में। थैंक यू।